ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ नो कॉन्फिडेंस मोशन और ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੱਪੂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ है, ਕੀ सिग्निफिकेंस है, गल करते हैं आशीष जी नाल। आशीष जी स्वागत करते हैं, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मुझे पता है इतना कि 50 अगर एमपीज लिख के दे दें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना ही पड़ता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना एक बात है, उस पर क्या निकलेगा, जम के धुलाई होगी सरकार की, उनको मौका मिलेगा अपोजिशन को, ये तो समझ में आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, ये जब अपोजिशन ला रहा था तो उसी वक्त ये लगभग तय था, लगभग क्या तय ही था कि ये जो है वो प्रस्ताव विपक्ष का गिर जाएगा। तो सभी जानते हैं उनके पास नंबर नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस प्रस्ताव को लाने का फैसला किया गया। ये गठबंधन की तरफ से है ये प्रस्ताव, जिसे कांग्रेस के तरुण गोगोई ने इसको पेश किया जी। इसको लाने का एकमात्र मकसद ये था कि प्रधानमंत्री का, देखिए संसद का सत्र चलते इतने दिन हो गया, लेकिन अभी तक वो इस हाउस में नजर नहीं आए। मणिपुर पूरा जल रहा है, वो उस पर खामोश रहते हैं। एक बार उन्होंने थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए बोला और उसके बाद फिर वो फिर चुप्पी साध गए। आज सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब गौरव गोगोई ने, तरुण गोगोई के पिताजी थे, गौरव गोगोई ने जब पेश किया ये प्रस्ताव, तो उसके बाद उस समय जो रवायत है वो ये है कि प्रधानमंत्री को हाउस में रहना चाहिए था उस समय। अब तक यही परंपरा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद नहीं थे। ये एक तरीके का अपमान था, ये बहुत बड़ा अपमान था, और ये कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री की जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं, जो संसदीय जो डिग्निटी है जो पार्लियामेंट की, उसमें वो यकीन नहीं रखते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत इसका संदेश जाता है। खैर, वो प्रस्ताव गौरव गोगोई ने पेश किया, उसके बाद जो कुछ बीजेपी की तरफ से हुआ, जो सत्तारूढ़ दल की तरफ से हुआ, वो भी बड़ा गौर करने के लायक है। उन्होंने ऐसे ऐसे वक्ता पेश सामने रखे जिसमें निशिकांत दुबे, किरण रिजिजू, एक आपके महाराष्ट्र के जो है वो सांसद पुराने, वो ये लोग सारे के सारे जितने थे, आप इनकी भाषा देखिए, इनका अहंकार देखिए, और इनका जो इन्होंने किसी ने मणिपुर पर बात नहीं की, बल्कि चीजों को, कोई सोनिया गांधी के बारे में बात कर रहा है, कोई जो है वो चीन के बारे में बात कर रहा है, कोई जो है वो न्यूज क्लिक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो कभी भी वो लोग मणिपुर पर, उन लोगों ने कोई खुलकर संवाद नहीं किया कि मणिपुर के बारे में जिसका जवाब देना चाहिए, कांग्रेस ने जो 3 सवाल पूछे हैं उनका जवाब देना चाहिए, वो उन्होंने नहीं दिया। तो सब ले लेकर के जो पूरा सीन बना, देखिए विपक्ष का मकसद क्या था इसको लाने का? विपक्ष का मकसद यही था कि किसी भी तरीके से सरकार को बाध्य किया जाए कि उस मसले पर बोले, कुछ भी बोले, लेकिन वो उस पर बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस बहाने सरकार एक्सपोज हो रही है, और बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। जो पहले दिन का संदेश दिया, हम लोगों ने उसी दिन को देखा, और देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें जो है वो बड़ी सौम्यता के साथ गौरव गोगोई ने अपनी बातें रखी। हालांकि वो हिंदी भाषी नहीं है, उन्होंने हिंदी में पेश किया प्रस्ताव, और बहुत ही सधे हुए शब्दों में, बहुत ही लॉजिकल टर्म्स में उन्होंने चीजों को वहां पर पेश किया, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। ये अपेक्षा की जाती सरकार की तरफ से, और सुबह तक यही था
कि शायद राहुल गांधी जो है वो पेश करेंगे, लेकिन एंड टाइम पे जो है विपक्षी गठबंधन ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और वो राहुल गांधी नहीं बोले। उम्मीद है कि राहुल गांधी उसी दिन बोलेंगे, मतलब परसों बोलेंगे जिस दिन प्रधानमंत्री जवाब देंगे, ऐसा अनुमान है। हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो इसमें, लेकिन अभी तक की जो खबर है वो यही है कि वो परसों जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उससे पहले राहुल गांधी बोलेंगे। तो उसकी वजह यही होगी कि ठीक है, अगर प्रधानमंत्री आज संसद में नहीं है, वो जवाब नहीं देंगे, तो हम भी अपने जो बेस्ट स्पीकर है उसको क्यों हम रोके, हम उसी दिन उसको ही पेश करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये परसों जो है वो होगा इस पर। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो मकसद है, वो मकसद में मुझे लगता है कि वो कामयाब हो रहा है विपक्षी गठबंधन, कि वो एक्सपोज कर रहा है गवर्नमेंट को पूरी तरीके से, और ये एक्सपोज उनको करते चले जा रहे हैं। शब्दों की मर्यादा नहीं है, अहंकार देखिए। एक वो रामधारी सिंह दिनकर का आपने नाम सुना होगा, हिंदी के बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी। उनकी किताब है रश्मि रथी जी, बिल्कुल। में उन्होंने एक लाइन लिखी है कि जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है जी। तो ये जो चीज, हाँ, ये सारी जो चीज पार्लियामेंट में हो रही है वो इसी तरीके का है। जो अहंकार है, मीनाक्षी लेखी को आप देखिए, आप इन लोग को देख करके लगता ही नहीं कि ये लोग जो है वो संसदीय परंपराओं में यकीन करने वाले लोग हैं। आप चुप रहो ईडी आ जाएगी, बताइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर का ये शब्द होने चाहिए। बैठ, इस तरीके नारायण राणे बोल रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं लोग सब देख रहे हैं, जनता सब देख रही है कि क्या बोल रहे हैं, किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, कितना घमंड है। मणिपुर में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी। सुप्रीम कोर्ट का कमेटी बैठाने का सीधा सा आशय है कि सरकार पर अविश्वास है, मतलब सरकार के लायक नहीं है जो चीजों को हैंडल करे, और सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं कि सरकार जो कुछ कर रही है वो ठीक कर रही है। ऐसी स्थितियां बनी है, लेकिन इसको ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसमें कहीं न कहीं इनके जो शब्द हैं वो इन्हीं को एक्सपोज कर रहे हैं, और जो यही चाहता है विपक्ष। शायद इनको लगता हो कि हम अपनी स्ट्रेटजी पे खिला रहे हैं, लेकिन दरअसल ये विपक्ष की स्ट्रेटजी पर ही खेल रहे हैं। पहले से विपक्ष को पता है कि वो उनके पास नंबर नहीं है, ये प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि मणिपुर के बहाने चीजें डिस्कस तो हो, ये बोले मुंह तो खोले, चर्चा तो हो कुछ, तो उसमें वो सफल है। जी, बस जाते जाते मुझे पता बहुत व्यस्त होते हैं इस समय, लेकिन बस एक लास्ट सवाल, ये राहुल गांधी जो पहले हम 2, 4, 5, 6 साल पहले उनको देखते थे, और आज का जो राहुल गांधी है, और जिस तरह से राहुल गांधी वापस आए हैं संसद में, और जो उनके चेहरे पे खुशी है, जो उनके समर्थकों में खुशी है, उनकी पार्टी में खुशी है, और लगता है जो इंडिया उनका पूरा ग्रुप है उसमें भी जो खुशी है, ऐसे लग रहा है कि ये लोग अब ऑफेंसिव हुए जा रहे हैं और सरकार डिफेंसिव होती नजर आ रही है। हालांकि वो कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन जो खुशी इस खेमे में हम देख रहे हैं राहुल गांधी के आने से, इसका क्या कोई इस संसद के सत्र में कोई आप असर नजर आएगा आपको? देखिए, हमने शायद पहले भी चर्चा की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जिस तरीके की राहत दी, उससे एक ये कांग्रेस की मॉरल विक्ट्री तो थी ही, लेकिन अगर आप राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को देखेंगे तो ये एक जो उनको नियमों में उलझा करके, और जिस तरीके से एक साजिश के तहत, बल्कि मैं कहूँगा साजिश के तहत उनको जिस तरीके से संसद के बाहर रखने की कोशिश की जा रही थी, उसमें जो है वो बीजेपी असफल रही। भले ही वो कोर्ट का जो है एक आवरण ओढ़ा जा रहा था, कोर्ट का एक बातें की जा रही थी, गुजरात से कोर्ट के फैसले किस तरीके से हो रहे हैं वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है, आखिर वो सुप्रीम कोर्ट में आकर क्यों बदल जा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी है। लेकिन जहां तक आप राहुल गांधी की बात करते हैं, तो देखिए राहुल गांधी पिछले 10 सालों में, मैं कहूँगा बल्कि पिछले 5 भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक नए किस्म के राहुल गांधी का उदय हुआ है, और वो बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन की तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये सही बात है कि राहुल गांधी बंदूकों के संगीनों के साये में पले बढ़े हैं, तो वो एक तरीके से असामाजिक नहीं बल्कि गैर सामाजिक प्राणी हो गए थे, ये सोशल थे। वो देखिए उनकी उम्र के बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना नहीं, वो एक सिक्योरिटी, एक हमेशा एक सुरक्षा के दायरे में, डर के दायरे में। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी मानसिकता किस तरीके की होती है, तो ठीक है समाज से कटा था, लेकिन उस समाज से उसकी जोड़ने की कोशिश की, मैच्योर होने के बाद एक उम्र के बाद उसने उस समाज से जुड़ने की कोशिश की, उस दुख दर्द को समझने की कोशिश की। और मैं एकदम विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में आज के वक्त में सबसे ईमानदार, कर्मठ
और विजनरी जो है वो राजनीतिज्ञ है। वो जो भी बात करता है, आप देखिए उसने जितनी भी बातें कही, महीने पहले कही, साल भर पहले कही, वो आज तक सही साबित हो रही है और बेबाकी से अपनी बात रखने वाला। ऐसे पॉलिटिशियन देश को चाहिए। वो ठीक है, एक परिवारवाद, ये वो सारी चीजें तो देखिए, एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस करता है, ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट होता है, बहुत सभी अपने लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, अल्टीमेटली जनता ही चुनती है किसी आदमी को, जनता ही चुनती है, जनता ही बाहर भी करती है। अगर राहुल गांधी में एक काबिलियत है, उसे जनता चुन रही है, तो वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ एक राजनेता है और उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। वो सोनिया गांधी के पुत्र हैं, ये एडिशनल चीज है। राजीव गांधी के बेटे हैं, वो भी एक वो है, जैसे इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार से, ये भी बड़ी बात है। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी का अपना एक अलग व्यक्तित्व भी तो है और वो व्यक्तित्व निखर के सामने आ रहा है। वो व्यक्ति जो बोलता है सो करता है, झूठ नहीं बोलता, गंभीरता की बातें करता है, पढ़ा लिखा है, सोच है, यंग आदमी है, तो वो कनेक्ट करता है। पहले उसके साथ भाषाई दिक्कतें ठीक हुई, क्योंकि वो उनके साथ थोड़ा हिंदी में कनेक्ट करना दिक्कत होती थी, बहुत से शब्दों में उलझ जाते थे वो। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि धीमे धीमे वो जो है वो उनका जो पब्लिक कनेक्ट बढ़ता जा रहा है, लोगों से संवाद का उनका तरीका अच्छा है कि उनसे ज्यादा प्रियंका गांधी का है लोगों से कनेक्ट करने का। लेकिन राहुल ने लोगों को एक ईमानदारी दिखती है, जो भारतीय राजनीति में आज के समय में बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। तो ये उसके बहुत बड़ी चीज है और कम से कम ये समझ में आ रहा है कि हाँ, कोई आदमी ऐसा है भारतीय राजनीति में जिस पर शायद अब लोगों को धीमे धीमे ही सही लेकिन भरोसा होना शुरू हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी। और एक भारत यात्रा वो कर चुके हैं जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। डेफिनेटली उनको भारत की समझ आई होगी, हर प्रदेश से गुजरे, हर तरह के लोगों से मिले, भारत को उन्होंने समझा और एक भारत यात्रा वो फिर से पता चला है कि करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपके से आने वाले दिनों में बात करेंगे कि राहुल गांधी की ये जो अगली भारत यात्रा है, इसके जो पीआर उनके साथ टीम है, क्या उसके पीछे प्रयोजन है, क्या वो इसको लेके चल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी बात करने के लिए। थैंक यू जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।